सभी को नमस्कार। देखिए, मैंने अंदर क्लास में बताया कृषि मूलश्च जीवनम, जीवन के मूल में खेती है। जीवन की जो बेसिक ज़रूरत है, 21,000 बार हमको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो वनस्पतियों से, वृक्षों से ही मिलती है। हमको 10 बार, 15 बार, 20 बार पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए। तो बारिश में ये वनस्पतियां, ये वृक्ष, ये जंगल ही बारिश को लाते हैं। हमको दिन में 2 बार भोजन चाहिए, तो फसलें ही हमको भोजन, यानी कि जीवन की जो मूल ज़रूरतें हैं, भोजन, पानी और हवा, वो हमको किससे मिलता है? कृषि से। कृषि मूलश्च जीवनम। और जब कृषि की बात आती है तो कृषि कहाँ होती है? धरती माँ की गोद में। चाहे वृक्ष हैं, चाहे फल हैं, चाहे सब्जियां हैं, चाहे हमारी फसलें हैं, कहाँ बोते हैं? धरती माँ की गोद में। तो धरती माँ हमको वैसे तो सामान्य दिखता है कि मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, उसको आप कहते हो ये धरती, तो मेरे पास है साहब। लेकिन धरती की कुछ क्वालिटी है, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए। अगर वो सब ठीक हैं तो फिर खेती में आपको किसी भी निवेश की ज़रूरत, जैसे जंगल में जो देश में फॉरेस्ट एरिया हैं, वहाँ की सॉइल की, वहाँ की धरती माता की बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक हैं, तभी आपने देखा है कि उस जंगल में कि किसी भी वनस्पति को सिंचाई की, उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना वहाँ किसी वनस्पति को बीमारी लगती है, ना वहाँ किसी वनस्पति को कोई कीड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सॉइल की तीनों प्रॉपर्टीज ठीक हैं। तो जीवन के मूल में कृषि है, कृषि के मूल में धरती माँ है, और धरती माँ के मूल में क्या है? धरती माता के मूल में, यानी कि तीनों प्रॉपर्टीज उसकी ठीक बनी रहें, इसके लिए उसके मूल में है ह्यूमस। यानी धरती माँ में अगर 1%, 2% ह्यूमस है तो फिर आप समझ लीजिए खेती किसानी की सारी मुश्किलों का हल मिल गया। अब हमें कुछ नहीं करना है। तो आज सब लोग प्राकृतिक खेती सीखने आए। तो प्राकृतिक खेती में उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक खेती का उद्देश्य है कि जीवन में आनंद मिले, मनुष्य के जीवन में आनंद हो। यानी कि उसको आनंद कब होगा? आनंद का मतलब सुख है, और सुख का मतलब क्या कहा गया? पहला सुख निरोगी। कब निरोगी काया? जब आपकी ऑक्सीजन जो 21,000 बार लेते, उसमें कोई जहरीली गैसें नहीं है। जो आप 10 बार पानी पीते, उनमें कोई हैवी मेटल्स नहीं है। जब आप कोई भोजन खाते, उसमें कोई जहर की मिलावट नहीं है, उसमें स्वाद है, उसमें पोषक तत्वों की पौष्टिकता है। आज की तारीख में चूंकि टेक्नोलॉजी के युग में मैंने जमीन का, धरती माता का ख्याल नहीं रखा, यानी प्रकृति की किसी भी व्यवस्था का ख्याल नहीं रखा। हम आधुनिक कृषि तकनीकियों में, भौतिक संसाधनों की चाह में, स्वार्थ में, लालच में अंधे होकर के इतनी तेजी के साथ दौड़े कि हमारा जो धर्म था प्रकृति की सुरक्षा करना, मनुष्य का कर्तव्य था प्रकृति की सुरक्षा करना, भगवान की व्यवस्था को बनाए रखना, तो स्वार्थ में अंधे होकर के इतना तेज दौड़े, लालच, अधिक धन प्राप्त करने के में हमने ना तो जमीन का ध्यान रखा, उसको अनफर्टाइल कर दिया,
जिसमें मैंने कहा ह्यूमस 1 से 2% होना चाहिए, उसमें ह्यूमस रह गया 0.3। जमीन के नीचे पानी 30-40 फुट पर होना चाहिए। मैंने नकदी फसलों का ऐसा मुझे नशा आया कि ज़मीन से पानी निकाल करके तेज़ी के साथ, और पानी 30-40 फुट का पहले 70-80 फुट गया, फिर 150 फुट गया, आज 250, 300 और 1200 फुट पर भी लोग पहुंच गए। जंगल काट लिए तो क्या हुआ कि आज जो हालात हैं इंसान के सामने, इतनी समस्याओं से जूझ रहा है मनुष्य कि समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला जीवन के मूल में कृषि है, कृषि के मूल में धरती माता है, धरती माता के मूल में ह्यूमस है। तो आज मैं आपको ह्यूमस क्या चीज़ है, ह्यूमस कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा करूंगा। तो मित्र, जो जमीन है उसको क्या चाहिए? एक धरती जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस धरती की इंडस्ट्री की वजह से ही सारी इंडस्ट्रियां, पूरे वर्ल्ड की सारी इंडस्ट्रियां कौन चला रहा है? धरती। हम तेल यहाँ से निकालते हैं, कोयला यहाँ से निकालते हैं, जिप्सम यहाँ से निकालते हैं, भोजन यहाँ से निकालते हैं, सब कुछ यहीं से निकालते हैं। लेकिन इसी का ध्यान, धरती माता का ध्यान हम नहीं रखते। ठीक है ना? जब वेद की बात करते हैं, वेद में चारों वेदों में पूरी संपूर्ण प्रकृति की वैभव गाए गए हैं। यानी कि यही शिव है। हमारी आंखों से मुझको शिव दिखता है धरती के रूप में, समुद्र दिखता है विष्णु के रूप में, वायुमंडलीय क्षेत्र जहां बादल हैं वो ब्रह्मा जी का कमंडल कहा गया है, जंगल में वनस्पतियों में ब्रह्मा जी का वास कहा गया है। और इस जमीन जब माँ कहते तो माँ का मतलब जिंदा है। जिंदा किसकी बदौलत है? जमीन में नाना प्रकार के जीव और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे जमीन में जब आप कोई फसल बोते हो तो कुछ चीज़ें काट के ले आते हो, बाजार में बेच देते हो, खा लेते हो, कुछ चीज़ें बच जाती हैं। तो जो बची हुई चीज़ है उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ। जैसे ये मेरे हाथ में है, ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। और ज़मीन मिट्टी की जांच जब कराते हो तो आपको कहते हैं कि आपकी ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.3 है। तो ये कार्बन है, मेरे हाथ में क्या है? कार्बन। अभी हम एक कार्बन नहीं, अभी एक कार्बनिक पदार्थ है। जब ये नमी पाएगा और इस पदार्थ में कोई सूक्ष्म जीवाणु अपनी क्रिया करेंगे, फिर इसको गलाएंगे और इसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि ये क्या मेरे हाथ में? कोयला। ये कार्बन है। ये क्या है? और ये जो था अभी मेरे हाथ में, ये कार्बनिक पदार्थ था। ये क्या है? इसको गोबर कहते हो, लेकिन ये भी कार्बनिक पदार्थ है। तो गोबर के रूप में, फसलों के अवशेष के रूप में, खरपतवारों के रूप में, ये जो चीजें हैं, गोबर, फसलों के अवशेष और खरपतवार, यही मिट्टी का भोजन है। धरती माँ का भोजन क्या है? गोबर, फसलों के अवशेष और खरपतवार। ये माँ अपनी सुरक्षा खुद करती है, आप दखल ना दें। तो चूंकि धरती माता को परमात्मा का निर्देश है कि तुमको धरती पर पाए जाने वाले समस्त जीवों का पेट भरना है, तो माँ सभी जीवों का पेट भरने के लिए खुद तत्पर रहती है कि जब मेरा पेट भर जाएगा तो मैं सबका पेट भर दूंगी। इसीलिए वो खरपतवार ग्रो करती है। जैसे हम अपने लिए फसल बोते हैं, लेकिन हम मनुष्य लोग कभी खरगोश के लिए, हिरन के लिए, चूहे के लिए कभी कोई फसल बोए हैं क्या? तो ये नाना प्रकार के जो वीड्स हैं, ये माँ उन जीवों के लिए बोती है जिन जीवों की तुम चिंता नहीं करते। दूसरा,
माँ उन्हीं से अपनी भी चिंता करती, क्योंकि माँ को आप चना बोगे, मटर बोगे, टमाटर लगाओगे तो माँ को तुमको चूंकि देना है, तो माँ सोचती है कि मेरे अंदर जितना ब्लड रहेगा, जितना ब्लड में हीमोग्लोबिन रहेगा, यानी कि मेरी कोख जितनी समृद्धशाली रहेगी, तभी मैं सभी जीवों को पाल पाऊंगी। तो वो सोचती है कि कुछ वीट्स उगा करके मैं ये मैनेज करती हूँ, अपनी कोख कैसे भर, अपना पेट कैसे भरूंगी, कुछ खरपतवार उगेंगे तो वे जीव जंतु खाएंगे, जीव जंतु खा के यहीं बीट करेंगे, और जो खरपतवार बच जाएंगे यहीं सड़ गल जाएंगे, बाद में एक ह्यूमस बन जाएगा जो मेरा पोषण होगा। यही ह्यूमस जब खेत में कोई वनस्पतियां आगे बोई जाएंगी या मैं उगाऊंगी तो उनका भोजन बनेगा। मनुष्य ने केवल इतना नहीं समझा, आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में उसने कहा कि यूरिया डाल देंगे, डीएपी डाल देंगे, पोटास डाल देंगे और काम मेरा हो जाएगा। तो आज सब लोग ये जानते हैं कि आप जो भोजन खा रहे हो उसमें स्वाद, उस भोजन में पौष्टिकता, क्योंकि आज मनुष्य को जिंक की गोली, आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली, मैग्नीज की गोली ये जो खिलाई जा रही हैं ये बताती हैं कि मनुष्य के भोजन में इन पोषक तत्वों की कमी, तभी तो सप्लीमेंट्री फूड देते हैं। जमीन में जब मैं कोई फसल बोता हूँ, गन्ना बोता हूँ, आलू बोता हूँ, धान नहीं बोता हूँ, तो और वो फसल बढ़ नहीं रही है तो फिर मैं यूरिया, डीएपी, पोटास देता हूँ, यानी सप्लीमेंट्री कुछ पोषण देता हूँ। ये बात बता रही है कि जमीन में पोषक तत्वों की कमी है। अब आप मनुष्य को कितना सप्लीमेंट्री फूड खिलाएंगे और फसलों को कितना पोषक तत्व देंगे तो हमारे बस की तो बात है नहीं। तो अभी तो मैं यूरिया, डीएपी देते देते ऊब गया और इतना लागत बढ़ गई कि किसान घाटे में जाने लगा। यानी कि किसी भी फसल को उगाने का उसका जो कल्टीवेशन का खर्चा था वो बहुत बढ़ गया। पैदावारी देश की बढ़ गई। 60 के दशक में 60 मिलियन टन खाद्यान्न होता था, आज 300 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न है। तो किसान की आमदनी 5 गुना बढ़नी चाहिए थी कि नहीं? जब कोई किसान 1960 में 10 कुंटल गल्ला अनाज पैदा करता था और आज वो 50 कुंटल पैदा करता, तो आज उसको रईस होना चाहिए कि नहीं? तो जब वो 10 कुंटल पैदा करता तब वो रईस था। आज वो 50 कुंटल पैदा करने के बाद कर्जदार हो गया। तो कर्जदार क्यों हुआ? क्योंकि उसको खेत की जुताई में मैकेनाइजेशन ट्रैक्टर का प्रयोग करना पड़ रहा है, डीजल का खर्चा हो रहा है। फिर खेत एक बार जोतने के बाद बनता नहीं तो 4 बार जोतना पड़ रहा है, क्योंकि सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बिगड़ गई। फिर खेत में पोषक तत्व नहीं है, चूंकि ह्यूमस नहीं है इसलिए उसको फर्टिलाइजर देने पड़ रहे हैं। फिर खेत में ह्यूमस नहीं है तो बीमारियां लग रही हैं तो उसको फंजीसाइड डालने पड़ रहे हैं। यानी कि बहुत ढेर सारी लागत लगी, तब 60 कुंटल अनाज पैदा हुआ। तो 60 कुंटल अनाज पैदा करने में पता चला कि 40 कुंटल के बराबर, 50 कुंटल के बराबर तो खर्चे आ गए। तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। ठीक है ना? तो चलिए, तो हमें अपनी जमीन में क्या करना है? केवल ध्यान रखिए, हमें अपनी जमीन में ह्यूमस बढ़ाना है। ह्यूमस बढ़ाने के लिए 4 काम आपको बता रहा हूं। क्योंकि किसी 5 एकड़ की जमीन ने, धरती माता ने अपने प्रयास करके कुछ ह्यूमस बनाया और आपके खेत में मेड़ नहीं है। बारिश का सीजन आया, आपके खेत से जब पानी बहा तो वो ह्यूमस बह करके नदी नालों में, तो पहली शर्त ये होती है कि खेत की मेड़ बनानी है। दूसरा, क्योंकि मैंने बोला कि ये जो वृक्ष हैं यही वर्षा को लाते हैं, तो पानी ज्यादा बरसे इसलिए हमको मेड़ में वृक्ष लगाने। वृक्ष लगाने के 2 फायदे। एक तो आप खेत जब जाएंगे तो खेत में रुकने का, बैठने का आपको सुख प्राप्त होगा।
अगर खेत में कोई वृक्ष नहीं है तो आप अप्रैल मई जून के महीने में खेत नहीं जाएंगे। लेकिन अगर खेत में 4 5 6 खूबसूरत से वृक्ष हैं और वहाँ आपने चौतरिया बना रखी है, चबूतरा बना रखा है, तो आप फिर गांव में ना रह करके खेत में जा कर के वहीं अपना आराम से आनंद करेंगे। तो पेड़ लगेगा तो खेत में आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। पेड़ जब होंगे नाना प्रकार के तो उसमें पक्षी विचरण करेंगे तो आपको और आनंद आएगा। पक्षी जब खेत में होंगे तो आप कोई ऐसी फसल बो रहे हो जिसमें इल्ली लग रही है, जिसमें इंसेक्ट लगते हैं, तो पक्षियों का पहला भोजन इंसेक्ट होते, तो पक्षी वो इंसेक्ट को नेचुरली कंट्रोल कर लेगा। जैसे मैंने अभी जंगल में बोला, जंगल में कोई कीड़ा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वहाँ पक्षी मैनेज करते हैं। तो पेड़ लगाने के कितने लाभ हैं। पेड़ से फल मिला, पेड़ से छाया मिली, पेड़ से लकड़ी मिली, पेड़ से बायोमास मिला। पेड़ के नीचे जो आगे मैं जीवाणु बताऊंगा, ये जो जीवामृत के जीवाणु हैं गर्मियों में पेड़ों के नीचे नहीं मरेंगे। अगर खेत में कोई वृक्ष नहीं है तो मई जून के महीनों में जो आप जीवाणु इनाकुलेट करते हैं जीवामृत के माध्यम से, वो सब जीवाणु मर जाएंगे। छाया होगी तो नहीं मरेंगे, पेड़ों के नीचे नहीं मरेंगे। फिर बारिश होगी, जमीन ठंडी होगी तो माइग्रेट करके पूरे खेत में फैल जाएंगे। तो पहला काम मेड़ बनाना है, इसमें कोई इफ बट नहीं करेगा। दूसरा काम खेत की मेड़ पर पेड़। जिसको कर्ज से मुक्ति पाना हो, जिसको जीवन में आनंद प्राप्त करना हो, खेती में फिर से उन्नत खेती की ओर आगे जाना हो, उसके लिए बता रहा हूं। और जिसने तय कर रखा है कि नहीं साहब हमारा तो जीवन बस ठीक है, चल रहा है, चलने दो साले को, जो कुछ होगा देखी जाएगी, उसके लिए नहीं कह रहा हूं। जो जीवन में आनंद प्राप्त करना बात उसके लिए। तो हमें खेत में ह्यूमस बढ़ाना, तो ह्यूमस के लिए मैंने कहा खेत की मेड़ होगी, पानी नहीं बह के जाएगा तो ह्यूमस बना हुआ रुक जाएगा, तो कुछ ह्यूमस उससे बढ़ेगा। तीसरा काम यह करना है कि हम जितना अधिक से अधिक गोबर, जितना अधिक से अधिक फसलों का अवशेष वहां डाल सकते हो खेत में डालें। वेद में एक सूत्र है, जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। देखिए आप कुदरत को, प्रकृति को जब मैं बहुत बारीक नजरों से अध्ययन करता हूं तो क्या पाता हूं, अभी मैं दिन भर श्वास लेता रहता हूं, लेकिन कभी सोचा है कि हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाती है और हमको जो श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है वो कहां से आती है? तो देखिए आप, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको ये पौधे लेते हैं। हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ये वनस्पतियां लेती हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं और फल, सब्जी, अनाज और लकड़ी के रूप में हमको देती हैं। बदले में क्या छोड़ती हैं? ऑक्सीजन छोड़ती हैं जो मैं लेता हूं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और हमको ऑक्सीजन देती हैं। इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए। देखिए एक्सचेंज कितना बढ़िया है। तो मनुष्य की आबादी के हिसाब से अगर पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन शुद्ध मिलती रहेगी इंसान को, जो 21,000 बार चाहिए। अब आगे देखिए, ये वनस्पतियों के बारे में मैंने कहा कि ये जितनी भी वनस्पतियां ये मां पार्वती हैं, मां सबका पालन करती है। इन वनस्पतियों में बहुत सारे जीव जंतु अलग अलग प्रकार की चीजें खाते हैं। कुछ इनकी पत्तियां खाते हैं, कुछ इनके फल खाते हैं, कुछ इनके तने खाते हैं, कुछ इनकी जड़ खाते हैं। हम भी मूली खाते हैं। मूली क्या है? जड़। आलू खाते हैं, आलू क्या है? तना। कुछ फल खाते हैं। तो हम भी खाते हैं, हिरन भी खाता है, खरगोश भी खाता है, बकरी भी खाती है, गाय भैंस भी खाती है। सारे जीव क्या खाते हैं? वनस्पतियां। वनस्पतियां क्या खाती है? एक प्रश्न है, वनस्पतियां क्या खाती हैं? तो सुनना, वनस्पतियां ये बायोमास फसलों के अवशेष नहीं खाती। ना वनस्पतियां ये गोबर खाती, ना वनस्पतियां ये कोयला खाती। हम ये डालते हैं जमीन में, हम सोचते हैं ये खाएंगी वनस्पतियां, ये नहीं खाएंगी। इस कोयले को, इस बायोमास को, इस गोबर को खाएंगे, ये लाभदायक
सूक्ष्म जीवाणु। ये लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हमारे खेतों की मिट्टियों में पाए जाते थे नेचुरली। ये क्या करते थे, जो चीज़ मेरे खेत में पड़ी है उसको अपना आहार बनाते थे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते थे, फिर जितने ज़्यादा जीव होंगे उतने ही मरेंगे। तो जब जीव मरता है तो उसका जो जीव का अंश है, जिसको हम कहते हैं जीवांश, आप जब मिट्टी की जांच कराते हो तो उसमें लिखा रहता है जीवांश कार्बन, यानी एक ऐसा पदार्थ जिसमें ये कार्बन भी है और इसमें जीवांश भी है। और इस जीवांश कार्बन का जो रेशियो है उसमें आपने पढ़ा होगा किताबों में 10:1 CN रेशियो। तो 10 हिस्सा तो है कार्बन या कार्बनिक पदार्थ, और 1 हिस्सा क्या है, मरे हुए जीवों का अंश। न्यूट्रिशन के नाम पर मरे हुए जीवों का अंश ही वनस्पतियां ग्रहण करती हैं। तो वेद का सूत्र है जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। तो वनस्पतियां क्या खाती हैं, जैसे मैंने कहा वनस्पतियां ऑक्सीजन देती हैं, मैं लेता हूं, मेरी कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पतियां लेती हैं। मैं वनस्पतियों को खाता हूं, यानी जीव, मैं माने जीव। और जीव जब मर जाता है तो उसका जो जीव द्रव्य है, उसका जो जीवांश है, वो कौन खाता है, वनस्पति। सिंपल सी कहानी है। तो मिट्टी की जांच जब कराते हैं तो उसमें लिखा रहता है जीवांश कार्बन। तो कार्बन तो खेत का अभी भोजन है और जो जीवांश है वो फसलों का भोजन है। लेकिन पिछले आधुनिक कृषि तकनीकी में लोगों ने कहा दीमक नुकसान करती है, व्हाइट ग्रब नुकसान करता है, इनको मारने के लिए आप अमुक रसायन डालिए। मैंने जब जमीन में पेस्टिसाइड डाले, क्लोरोपाइरीफास, फ्यूराडेन, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, रीजेंट, तो दीमक भी मरी, व्हाइट ग्रब भी मरा, केंचुआ भी मरा और सूक्ष्म जीव भी मरे। अब लोगों का बिजनेस स्टार्ट हो गया, किसान का बिजनेस ठप और किसान के साथ बिजनेस करने वालों का बिजनेस। क्यों? क्योंकि आपकी जो मैंने बोला धरती माँ, कृषि के मूल में क्या है, खेती के मूल में धरती माँ। धरती माँ गई मर, उसमें जीवांश हो गया कम, कार्बन मैंने डाला नहीं, हम यूरिया डीएपी डालने लगे, बायोमास की बजाय यूरिया डीएपी डालने लगे, बायोमास को आग लगाने लगे। तो धरती माँ में 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए था, जो घट के रह गया 0.3%। इसीलिए हमारी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गई। तो 2 चीज़ों पर फोकस करना, खेत को कितना अधिक से अधिक मैं बायोमास यानी कार्बनिक पदार्थ खेत में कितना अधिक से अधिक डाल सकता हूं। अब उस कार्बनिक पदार्थ को जो जमीन की सेना है वो कितने जल्दी से जल्दी हजम करे, तो कौन हजम करेगा, ये सूक्ष्म जीवाणु जो आपके सामने मैं ये दिखा रहा हूं। एक प्रश्न आता है, ये सूक्ष्म जीवाणु साहब कहां से आए, क्या क्या है इसमें, ट्राइकोडर्मा है क्या, पीएसबी है क्या, ब्यूवेरिया है क्या, माइकोराइजा है क्या, सुडोमोनास है क्या, क्या क्या आखिर है इसमें। तो मैं फिर बता दूं, मैं ये जीवामृत जीवाणु जंगल से लाया और हमें नहीं पता इसमें क्या क्या है, और फिर कहूंगा किसी को नहीं पता इसमें क्या क्या है। इसमें सीधे सीधे जंगल के मिट्टी लाके जो जीवाणु डेवलप हुए उसमें वो सब कुछ है जो जंगल में होना चाहिए, जो मिट्टी में होने चाहिए थे। जैसे जब मैं पढ़ता था तो मुझे केवल माइक्रोबायोलॉजी में राइजोबियम पढ़ाया जाता था 87 में, आज ये 20-25 हो गए। मैं एक सवाल है कि जब मैं 87 में एमएससी कर रहा था तो क्या केवल राइजोबियम था धरती में? आज आप 20 कह रहे हो तो क्या तब ये नहीं थे? ना, ये तब थे, तुम नहीं जानते थे, आज तुमने 20 खोजे। मैं कह रहा हूं ये 20,000 हैं। 20,000 कब जानोगे? 20,000 को जानने में अभी 500 साल लगेगा, तब तक यहां मानव सभ्यता
खत्म हो चुकी होगी। तो मैं क्या कहता हूं, इस चक्कर में ही क्यों पड़े हम तो सीधे सीधे जंगल की मिट्टी ला करके उसके जीवाणुओं का संवर्धन कर दिया। अब इसमें क्या है क्या नहीं है नहीं पता, ये पता इसका रिजल्ट। जैसे मेरे साथ कम से कम 3, 3.5, 4 लाख किसान जुड़े हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप तो यहाँ आ गए, कई सारे किसान पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में हमारी ये बात सुन करके, हमसे बात करके, जंगल जा करके, मिट्टी ला करके जीवामृत बना रहे हैं और वो खेती कर रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है। तो है क्या कि ये जो जंगल के में जीवाणु थे वो इतने प्रकार के हैं कि ये क्या क्या करेंगे मैं बताता हूं। अगर ये जीवामृत किसी ने 20 लीटर 1 एकड़ जमीन में डाल दिया तो फास्फेटिक, पोटासिक, जिंक, सल्फर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। यानी आप जितने भी रासायनिक उर्वरक डालते हो केवल यूरिया छोड़ करके सब बंद कर देने। अब एक प्रश्न आता है कि यूरिया साहब क्यों नहीं बंद करनी? धान में, गन्ना में, गेहूं में, कपास में, आलू में, पपीता में, केला में जो हैवी फीडिंग क्रॉप है उनमें यूरिया बंद नहीं करनी। क्यों? यूरिया यानी नाइट्रोजन अगर कभी कंट्रोल है, नाइट्रोजन अगर रुक सकती तो इस कोयले में रुक सकती है, इस कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन रुकी रह सकती। चूंकि इसमें जो नाइट्रोजन है, मैंने फिर बोला, प्रकृति का एक नियम है कि आपके खेत में अगर 200 कुंटल ये बायोमास है तो उसमें से 20 कुंटल की नाइट्रोजन ही बाहर आएगी एक साल में। शेष जो 180 कुंटल है वो नाइट्रोजन वहीं भरी रहेगी, वो रिलीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब ये बायोमास ही आपके खेत में नहीं है तो नाइट्रोजन भी नहीं है। दूसरा, यूरिया के द्वारा डाली गई नाइट्रोजन, कभी यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो जमीन में फिक्स अनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। यूरिया का एक प्रकृति है कि अगर पानी के साथ घुली हुई है तो लीच करके नीचे जाएगी, खेत अगर सूखेगा तो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में फिर चली जाएगी। यानी यूरिया मन की तरह चंचल है, वो खेत में नहीं रहेगी। नाइट्रोजन को अगर कोई रोक सकता है तो कार्बनिक पदार्थ ही रोक सकता है। तो कार्बनिक पदार्थ खेत में कम है आपके अभी, इसीलिए मैंने कहा जब कार्बनिक पदार्थ बढ़ाते जाएंगे, जिस दिन आपके खेत में 1% ह्यूमस हो जाएगा उस दिन आपको यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। पूरा गन्ना, पूरा पपीता, पूरा केला फुल फसल लेना बिना नाइट्रोजन के। लेकिन अभी चूंकि कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस आपका 0.3% है, मैंने बोला कि जो और शेष चीजें सब रिकवर हो जाएगा। फास्फेट का तो कहानी बिल्कुल क्लियर है कि फास्फेटिक फर्टिलाइजर आप जितना देते हो उसका 30% मात्रा क्रॉप यूज करती है, 70% मात्रा वहीं अनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। कल्पना करना, आप 20 साल से किसी खेत में 50 किलो डीएपी दे रहे हो तो 15 किलो डीएपी हर साल यूज हुई, 35 किलो डीएपी हर साल बची, तो 350 कुंटल डीएपी आपके खेत में रखी है। ये जो जीवाणु हैं ये उस डीएपी को जो रखी है अनसोल्यूबल फॉर्म में उसको सोल्यूबल बना के धीरे धीरे क्रॉप को देते रहेंगे। डीएपी सबसे महंगी, इतनी सब्सिडी होने के बावजूद कि डीएपी किसान के लिए सबसे महंगा फर्टिलाइजर है, क्योंकि 1400, 1500, 1600 का मिलता है। कई बार इस साल जैसे क्राइसिस थी तो थोड़ा ब्लैक में भी बिका तो 1800 भी मिला, ठीक है ना। ये जीवामृत जब आप बनाएंगे और प्रयोग करेंगे तो ये मान लीजिए मोटा मोटा कि अब आप अपने दिमाग से फास्फेट, पोटाश, जिंक को सबको डिलीट मार सकते हो, हमें कुछ नहीं देना, उसकी जगह बस बायोमास देना है, जीवामृत देना है, बायोमास देना है और नाइट्रोजन देते रहना है तब तक जब तक कि खेत में ह्यूमस ना बढ़ जाए। अब इसको आप ले जाएंगे, बनाएंगे कैसे तो मैं बता दूं। आप इस जीवामृत को 2 लीटर मात्रा, 5 लीटर मात्रा आप यहां से ले जाएंगे, 200 लीटर का एक खाली ड्रम लेंगे और वो जो 2 लीटर ले गए उस ड्रम में डाल देना,
पानी कितना भरोगे? हमारा ड्रम तो 200 लीटर का है। आप सबको नहीं कह रहा हूं 200 लीटर बनाना है, इसको बनाना होता है अपनी जमीन के आधार पर, कितनी आपके पास लैंड है। जैसे किसी के पास 2 एकड़ जमीन है तो 50 लीटर ही बनाएगा, क्योंकि 1 एकड़ में हमें 20 लीटर की जरूरत है। जिसके पास 4-5 एकड़ जमीन है वो 100-125 लीटर बनाएगा। जिसके पास 8-9 एकड़ जमीन है वो पूरा 200 लीटर बनाएगा। तो क्या हुआ कि जो यहां से 2 लीटर की बोतल ले गया, ड्रम में डाल दिया, और जमीन अगर 5 एकड़ है तो 125 लीटर पानी भर दिया। अगर 2 एकड़ है तो 50 लीटर पानी भर दिया, और 9 एकड़ है तो 10 पूरा 200 लीटर पानी भर दिया। अब जो 200 लीटर पानी भरेगा वो वन टाइम इसमें 18 किलो चीनी या 18 किलो गुड़ या 9 किलो गुड़ 9 किलो आटा, 9 किलो चीनी 9 किलो आटा, बात समझ गए? 18 किलो भोजन देना है। टोटल चीनी दे सकते हो, टोटल गुड़ दे सकते हो, या आधा गुड़ और आधा आटा दे सकते हो, आपकी मर्जी। टोटल आटा नहीं दे सकते, क्योंकि आटा ये माइक्रोब्स माइक्रो है, ये बैक्टीरिया माइक्रो है, और ये इसको भोजन जब मिलेगा तो नैनो फॉर्म में ही ग्रहण करेगा। आटा नैनो नहीं है, आटा का पार्टिकल माइक्रो है, यानी बैक्टीरिया के शरीर से 10 गुना बड़ा। तो आटे को तो 30-35 दिन लगेगा टूटने में, जब तक वो शुगर के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक बैक्टीरिया के काम है नहीं। और आपने पूरा आटा ही आटा दे दिया, तो अभी 35 दिन तक तो वो आटा इसके काम आएगा नहीं, 35 दिन में बैक्टीरिया मर जाएगा। तो 18 किलो पूरी चीनी दो, या 18 किलो पूरा गुड़ दो, या 9 किलो चीनी 9 किलो आटा दो। जो व्यक्ति 100 लीटर बनाएगा वो 9 किलो का याद कर ले, और जो 50 लीटर बनाएगा 4.5 किलो का फार्मूला याद कर ले। ये भोजन जो आपने 18 किलो दिया, ये 40 दिन तक का इसका भोजन हो गया, लेकिन 40 दिन में ये बैक्टीरिया अभी सैचुरेट नहीं हुआ। सुन लो बस बात, यही डालना है। अब इनका जो प्रश्न आ रहा है, बार बार रोज यही प्रश्न आते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में गोबर भरा है, इनके दिमाग में गौमूत्र भी भरा है, इनके दिमाग में आटे की जगह बेसन भरा है। आपकी गलती नहीं है। जो संसार में चर्चाएं हैं, मतलब सोशल मीडिया में, वो हमारे जेहन में घुस गए। मैं जितनी बात बता रहा हूं केवल उतनी सुननी है। जो मैं नहीं कह रहा हूं इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करनी। मैंने बोला ये 2 लीटर जीवामृत पानी और केवल चीनी या केवल गुड़ या चीनी और आटा, जो बताया बस उतना ही देना है, और इसमें कुछ नहीं डालना। 40 दिन के बाद इसमें जिसने 18 किलो डाला था वो 9 किलो फिर डालेगा, जिसने 9 किलो डाला था वो 4.5 किलो फिर डालेगा, जिसने 4.5 किलो डाला था 2.25 किलो फिर डालेगा। और 60 दिन के अंदर आपका जो मटेरियल है वो मटेरियल ऐसा ही हो जाएगा। अब आप इसको जमीन में डालेंगे कैसे? अगर जमीन में आप कोई क्रॉप बोने जा रहे हो और पलेवा की है, यानी पानी भरा है, तो आप 20 लीटर इस लिक्विड को लेंगे एक बाल्टी में, और मग्गे से 30-40 जगह, 1 एकड़ जमीन में 30-40 जगह ये आधा लीटर फेंक देंगे, तो पानी के साथ हिल करके पूरे खेत में समाहित हो जाएगा। अगर पानी नहीं भरा है, नमी है, ओट आ गई है, तो आप 100 किलो सूखी गोबर की खाद लेंगे और 20 लीटर ये लिक्विड मिलाएंगे, हाथ से उसको फावड़े से मैश देंगे, जैसे यूरिया डालते हैं खेत में बिखेर करके, और ट्रैक्टर से जुताई कर देंगे। एक ही बार देना है। फसल की बुआई के, रोपाई के पहले नमी की दशा में केवल एक बार इसका टीका लगाना है, इसको बार बार नहीं देना। जैसे कई किसान पूछते, साहब एक बार डाले थे फिर डालने क्या? नहीं डालना, कोई जरूरत नहीं है। टीका एक ही बार लगाया जाता है।
ठीक है ना। इसको ढक के रखना कि खुला रखना है? इसको खुला ही रखना है, लेकिन अगर आपके आसपास कोई गाय भैंस बंधा है, लगता है कि कभी छूट करके इसमें मुंह डाल सकती है, तो ऐसी दशा में अगर पशु घर में हैं तो इसको टाट से ढक के रखना है। दिन में एक बार इसको पंजे से हिलाना है, वो ऐसा पंजा, जैसे कुछ लोग वो वाला जो जीवामृत बनाते हैं, वो कहते हैं इसको डंडे से क्लॉकवाइज। देखिए आप किसी चीज को कितना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ये 200 लीटर का ड्रम है, हम इसको पंजे से ऐसे हिलाएंगे। हिला क्यों रहे हैं? इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो पानी की ऑक्सीजन से अपना काम चलाते हैं, और जब इसको हिलाएंगे ना, इस पानी में नीचे लेवल पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जब इसको ऐसे से खूब हिला देंगे 5 मिनट, तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। अब देखिए आप, कुछ लोग कहते हैं कि इसको डंडे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर 200 लीटर का ड्रम है तो मैं किसी को चैलेंज के साथ कहता हूं, जरा इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो बड़ी प्रॉब्लम है, और घूमने के बावजूद भी नीचे का वाटर ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरीके का पंजा रखिए, ठीक है ना। अब आपने जब प्रयोग कर दिया, तो और बता दूं, मैंने कहा डीएपी, जिंक, पोटास, सल्फर कुछ नहीं डालना, यूरिया डालना है। पैदावार जितनी हो रही थी उतनी ही होगी, घटेगी बिल्कुल नहीं। अभी लोग जो जीवामृत बना रहे हैं, अभी औरैया का बैच आया था, मैंने 3 लोगों से पूछा कि कौन कौन यूज कर रहा है, तो 3 लोग यूज कर रहे थे। एक किसान ने प्रॉब्लम बताई कि साहब हमारे पास गाय नहीं है, हमको 5 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदना पड़ता है। एक प्रॉब्लम। एक किसान कहता है साहब हमारे पास तो गाय है, लेकिन हम गाय का पेशाब इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। जब डब्बा लेके खड़े होते हैं तो 250-300 ml पेशाब करती है। हमको बताया गया 1 एकड़ में 10 लीटर और 10-10 लीटर के 3 बार ड्रम बना के डालने। तो साहब बहुत झंझट था, तो हमने तो बंद कर दिया। एक किसान कहता है कि साहब हम तो बनाए थे, डाले थे, लेकिन हम 2 कट्टा आलू बोते थे और 18, 20 कट्टा, 22 कट्टा निकलता था। जब ये जीवामृत बना के बोए तो हमको केवल 8 कट्टा मिला, यानी आलू का यील्ड आधा रह गया। और मैं पूरे देश को कह रहा हूं, आपको जो जीवामृत सिखाया जा रहा है वो यही कहते हैं लोग कि 1 एकड़ में करके देखो। 1 एकड़ में अपने लिए तो करो। मैंने क्लासरूम में भाव बताया कि खेती के साथ, भगवान के साथ, प्रकृति के साथ, व्यवस्था के साथ भाव अगर पवित्र है, किसी भी व्यक्ति का प्रकृति एवं समाज के प्रति अगर भाव पवित्र है, तो उसके जीवन में कोई अभाव नहीं होने वाला। यहाँ तो मैंने गौ आधारित प्राकृतिक खेती सिखाते समय ही उसको भाव उसके अपवित्र कर दिए। क्या? अपने लिए करो, यानी कि 1 एकड़ में अपने लिए गेहूं चना उगाओ और अपना खुद खाओ, दूसरे को 9 एकड़ में जहर परोसो। तो ये तो भाव खराब हो गया। तो प्राकृतिक खेती का विषय मैंने अंदर बोला कि खेती का विषय परमात्मा से, भगवान से जुड़ा हुआ है, और भगवान भाव का भूखा है। अगर आपके भाव पवित्र हैं तो आपके जीवन में कोई अभाव नहीं होने वाला। लेकिन अगर भाव अपवित्र हैं तो आप गुड्डे गुड़िया का खेल खूब खेल सकते हो, खेलते रहो, मिलेगा क्या? 0 बटा सन्नाटा। तो खेती एक दर्शन का विषय है और खेती विज्ञान का विषय है। विज्ञान को अगर समझना तो इसके विज्ञान को समझिए कि जीवाणुओं का क्या विज्ञान है। तो मैंने जीवाणुओं का विज्ञान बता दिया कि ये बिना जीवाणुओं के खेती संभव नहीं है, और जीवाणु आपके मरवाए गए हैं। फिर सुन लेना आप, कई बार कई साइंटिस्ट जो आईसीआर सेक्टर में है वो हमको फोन करते हैं, सचान साहब ऐसे मत बोला करो। हमने कहा क्यों? बुरा लगता है आपको? मरवाए तो हैं मित्र,
विज्ञान ने धरती की फर्टिलिटी खा गया। विज्ञान, आधुनिक कृषि टेक्नोलॉजी ने क्या क्या खाया? एक उत्पादन बढ़ाया, वो भी जहरीला। 300 मिलियन टन जो खाद्यान्न है, 200 मिलियन टन जो सब्जियां हैं, 100 मिलियन टन जो फल हैं, वो खाने योग्य नहीं है। तुमने उत्पादन खूब बढ़ाया लेकिन खाने योग्य, वो खा करके आदमी अस्पताल में जा रहा है। दूसरा, आपने ये उत्पादन बढ़ाने में तुमने धरती के नीचे का पानी लूटा। धरती में 1% ह्यूमस जो हुआ करता था, होना चाहिए, उसको 0.3% किया। धरती के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी थी, यानी केंचुआ था, मेंढक था, तितली थी, मधुमक्खी थी, चिड़िया, वो तुमने मारी। और आदमी को अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलने के लिए तुमने ये हालात पैदा किए। तो मैं तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं अगर आपके साथ कोई चीज ऐसी छुपाने लगूंगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला खेती आनंद का विषय है, और जहरीला भोजन खा करके, सिंथेटिक दूध खा करके, कंटामिनेटेड वाडी पी करके तो हम आनंद में नहीं जा सकते। तो आनंद में जाने का मतलब है जब मेरी धरती माँ आनंद में जाएगी। सुन लेना बात, माता और पुत्र के बीच का एक संबंध है। यदि मेरी धरती माँ आनंद में जाएगी तो मुझे आनंद मिलेगा। यदि मेरी धरती माँ हेल्दी होगी तो मैं हेल्दी रहूँगा। यदि मेरी धरती माँ संपन्न होगी तो मैं संपन्न हो जाऊँगा। यदि मेरी धरती माँ ऐसी होगी तो फिर मेरे साथ ऐसा होना ही होना है। फिर से हम एक बार कह सकते हैं, उन्नत खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान। तो मैं किसानों से एक ही अनुरोध करता हूँ, एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। सब कुछ छोड़ दीजिए। पिता का और माँ का, पुत्र का और माता का एक रिलेशन है, वो रिलेशन आप डेवलप कर लीजिए कि मेरे कर्तव्य माँ के प्रति क्या है। तुम अपने कर्तव्य निभाओ। माता तो हमेशा तत्पर रही है, आप पुत्र के साथ क्या करना है माता तय कर लेगी। किसी माँ के पास अगर ज्यादा दूध होगा तो क्या ऐसा है कि आपको ना पिलाए? लेकिन उसके पास दूध है ही नहीं, तो आप इंजेक्शन लगा के कह रहे दे दे माँ। अब जब है ही नहीं तो कहां से दे दे माँ? इंजेक्शन के 2 रुपए तुमने और बेकार कर दिए। माँ के अंदर दूध होता तो वो छुपाती नहीं। तो फिर मैं बोलता हूं, धरती माँ के पास जैसी सामर्थ्य डेवलप होगी तो आपको धन धान से परिपूर्ण कर देगी। नमस्कार।